देखिए इसमें गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ पर ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय या ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानि इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्या है कि ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा क्षय होता है वो कितने प्रकार का होता है और क्यों होता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो माना ये कोई ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राथमिक कुंडली है, ये इसकी द्वितीय कुंडली है। आप बता सकते हैं कौन सा ट्रांसफार्मर है? इसकी प्राथमिक कुंडली में कम फेरे हैं, द्वितीय कुंडली में ज्यादा फेरे हैं। तो द्वितीय कुंडली में जब ज्यादा फेरे होते हैं तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और जब द्वितीय कुंडली में कम फेरे होते हैं तो वो होता है अवचाई ट्रांसफार्मर। ये बीच में नरम लोहे की क्रोड या सिलिकॉन स्टील की क्रोड रखी गई है, ठीक है। तो ये एक उच्चाई ट्रांसफार्मर बना रखा है। प्राथमिक कुंडली में वो प्रत्यावर्ती विभव आरोपित किया गया जिसका मान बदलना है, और जो बदला हुआ प्रत्यावर्ती विभव होगा वो कहां प्राप्त किया जाएगा? द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच। किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती विभव के मान को बदलती है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर उच्च विभव को निम्न विभव में या निम्न विभव को उच्च विभव में बदलने वाली युक्ति है, और यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था, अब मैं पढ़ा रहा इसमें ऊर्जा क्षय। तो होता क्या है कि ट्रांसफार्मर में कई प्रकार का ऊर्जा क्षय होता है। जैसे एक ऊर्जा क्षय इसका ताम्रिक हानि। ताम्रिक हानि, तो ताम्रिक हानि का मतलब क्या है? ऊर्जा क्षय से मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को दी गई वैद्युत ऊर्जा और ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर प्राप्त वैद्युत ऊर्जा कभी भी बराबर नहीं होती है। अगर दोनों कुंडलियों पर वैद्युत ऊर्जा बराबर आती है तो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है, पर वास्तव में व्यवहार में इस प्रकार का ट्रांसफार्मर नहीं होता है, ठीक है ना। प्राथमिक कुंडली को दी गई वैद्युत ऊर्जा कुछ ज्यादा होती है, द्वितीय कुंडली में प्राप्त वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? कुछ कम होती है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ वैद्युत ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। क्यों होता है और ये कितनी प्रकार की ये ऊर्जाएं यहाँ पर क्षय के रूप में प्राप्त होती है? तो इसको देखिए। तो ट्रांसफार्मर में होने वाले जो ऊर्जा क्षय हैं उनमें सबसे पहले ऊर्जा क्षय है ताम्रिक हानि या कॉपर क्षय। कॉपर क्षय, ठीक है ना। कॉपर माने तांबा, तो कॉपर क्षय। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस या कॉपर लॉसेस कह सकते हैं आप इसको, कॉपर लॉसेस, ठीक है ना। ताम्रिक हानि भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी इसी का नाम है। तो ताम्रिक हानि से मतलब क्या है? हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो तार होंगे वो धातु के बने होंगे, कुंडली वो भी धातु की बनी होगी, और जो क्रोड है वो भी क्या है? एक प्रकार की धातु है। नरम लोहा या सिलिकॉन स्टील वो भी क्या है? धातु है। और इनका क्या होता है? इन धातुओं का कुछ ना कुछ ओमीय प्रतिरोध अवश्य होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में ओमीय प्रतिरोध के कारण कुछ ना कुछ विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है, क्योंकि जो वहां पर ओमीय प्रतिरोध होता है वो ओमीय प्रतिरोध प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, रुकावट पैदा करता है। तो उस रुकावट के कारण क्या होता है? जब प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो वो प्रत्यावर्ती धारा क्या करती है? कुछ कार्य करना पड़ता है उसको, और वो कार्य वहां पर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर में प्रवाहित होने के दौरान ओमीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इस कारण से वहां पर क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा को जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है, और ये जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है ये वातावरण में विलीन हो जाती है, वातावरण में चल जाती है, ठीक है। तो
ओमीय प्रतिरोध के कारण ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में प्रत्यावर्ती धारा की को प्रभावित होने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। ये ऊष्मीय ऊर्जा वातावरण में विलीन हो जाती है। तो यही जो ऊष्मीय ऊर्जा है, ये ऊष्मीय ऊर्जा यहाँ पर क्या ऊर्जा क्षय का काम करती है। यानी जो विद्युत ऊर्जा दी गई थी उसका कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में वातावरण को चले गया। ठीक है, तो जो ऊष्मीय ऊर्जा वातावरण में चली जाती है वो ऊष्मीय ऊर्जा क्या कहलाती है? कॉपर क्षय कहलाती है। ठीक है ना, कॉपर क्षय ताम्रिक हानि इसलिए नाम है इसका, क्योंकि तांबे के तारों की जो यहाँ पर लपेटे गए होंगे तो तांबे का क्या होगा? ऊष्मीय प्रतिरोध होगा, या धातु का ऊष्मीय प्रतिरोध होगा। तो ऊष्मीय प्रतिरोध के कारण यहाँ पर जो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा वातावरण को चल जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है, और वो क्या कहलाता है? वो ऊर्जा क्षय कहलाता है, कॉपर क्षय। ठीक है ना, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? ओमीय प्रतिरोध के मान को कम करते हैं। ठीक है ना। दूसरा, इसको कैसे रोकेंगे कॉपर क्षय को? ओमीय प्रतिरोध के मान को कम करके। दूसरा जो ऊर्जा क्षय है, दूसरा ऊर्जा क्षय है यहाँ पे लौह हानि। लौह हानि या भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा क्षय। लौह हानि, ठीक है ना। आयरन लॉसेस या लौह हानि आयरन लॉसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर में जो नर्म लोहे की क्रोड होती है, ठीक है, उसके ऊपर कुंडली लिपटी हुई है। तो ट्रांसफार्मर में जो कुंडलियां होती हैं उनमें जो प्रत्यावर्ती धारा बह रही है वो लगातार समय के साथ साथ क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा के समय के साथ परिवर्तन के कारण यहाँ पर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में नर्म लोहे की क्रोड स्थित रहती है। ठीक है, इस कारण से वहां पर क्या होता है? हमने पढ़ा है कि जब कोई धातु परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होती है तो उस धातु के अंदर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन के कारण एक प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो धाराएं क्या कहलाती हैं? भंवर धाराएं कहलाती हैं, क्योंकि ये जल में बने भंवरों की तरह होती हैं। तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो भी क्या हो रहा है? लगातार परिवर्तित हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर क्या है? नर्म लोहे की क्रोड स्थित है या अन्य धातुएं स्थित हैं। तो उन धातुओं में क्या होगा? भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी। अब भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण क्या होता है? कुछ देर में ये जो नर्म लोहे की क्रोड होगी वो गर्म हो जाती है, उससे भी यहाँ पर क्या होता है? ऊर्जा क्षय होता है। तो भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर जो ऊर्जा क्षय होता है उस ऊर्जा क्षय को हम कहते हैं लौह हानि। ठीक है ना। लौह हानि इसलिए है क्योंकि नर्म लोहे की जो क्रोड है, क्रोड नर्म लोहे की रहती है अधिकांशतः। तो नर्म लोहे की क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण क्या करते हैं? जो ऊर्जा क्षय होता है उसे हम कहते हैं लौह हानि। ठीक है, ये भंवर धाराओं की उत्पत्ति के कारण होता है। इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे? भंवर धाराओं को कम से कम रखेंगे कि भंवर धाराएं कम से कम उत्पन्न हो। तो भंवर धाराओं का प्रभाव कम से कम पड़े, इसके लिए क्या किया? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए जो नर्म लोहे की क्रोड है उसको पतली पतली पत्तियों को पटलित करके जोड़ा जाता है, तब जाके उसको मोटी क्रोड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना। तो नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों को आपस में पटलित करके जोड़ देते हैं, जिससे कि वो क्या बन जाती है? एक मोटी प्लेट बन जाती है, मोटी क्रोड बन जाती है। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे आपके कॉपी के पतले पतले पन्ने रहते हैं, और वो पतले पन्ने जब आपस में कई संख्या में जुड़ जाते हैं तो एक मोटी कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियां लेंगे और उनको आपस में जोड़ के क्या करेंगे? नर्म लोहे की एक मोटी पत्ती बनाएंगे और उन पतली पतली पत्तियों को पटलित करके जोड़ेंगे, इंसुलेटेड करके जोड़ देंगे। उससे क्या होगा? उससे भंवर धारा कम उत्पन्न होती है, और जिससे क्या होगा? उसके भंवर धारा के कारण होने वाली ऊर्जा क्षय क्या होगा? कम होगा, यानी लौह हानि कम होगी। ठीक है ना। तो इसके प्रभाव को कम कैसे करेंगे? नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों को पटलित करके जोड़ने से क्या होता है? मोटी क्रोड बनती है, उससे भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती है, जिससे लौह हानि कम होगी। ठीक है। तीसरी हानि है शैथिल्य ह्रास
या शैथिल्य ऊर्जा ह्रास, शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि या हाइस्टरसिस हाइस्टरसिस लॉस, हाइस्टरसिस लॉस, हाइस्टरसिस लॉस या लॉसेस किसे कहते हैं? शैथिल्य ह्रास या शैथिल्य ऊर्जा क्षय। शैथिल्य का मतलब होता है, आपने पढ़ा था कि नर्म लोहे को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो शीघ्रता से क्या होता है? चुंबकीय गुणों को धारण करता है। परंतु यदि हम नर्म लोहे की से को जब यदि हमने नर्म लोहे के बाद चुंबक बना दिया और तब उसको हम हथौड़े से पीटे, ठीक है, तो उसके चुंबकीय गुण धीरे धीरे क्या होते हैं? खत्म होते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय गुणों को खत्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? विचुंबकन। वो क्या कहलाता है? विचुंबकन, डीमैग्नेटाइजेशन। तो जो यहाँ पर नर्म लोहे की क्रोड होती है उसमें जब धारा प्रवाहित हो रही है, कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने से नर्म लोहे की क्रोड कैसा व्यवहार करती है? एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, वो चुंबकित हो जाती है। परंतु जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य होता होगा उसी समय नर्म लोहे की क्रोड क्या होती है? विचुंबकित भी हो जाती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा लगातार समय के साथ क्या होती है? परिवर्तित होती है। कभी धारा का मान उच्चतम होता है, कभी कम होता है, कभी शून्य होता है। तो इस कारण से क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा जब नर्म लोहे की क्रोड में प्रवाहित होती है तो उससे क्या होगा? यहां पर नर्म लोहे की क्रोड क्या होती है? बार बार चुंबकित और विचुंबकित होती है। ठीक है, तो क्योंकि ट्रांसफार्मर में कुंडलियों के बीच रखी नर्म लोहे की जो क्रोड होती है वो बार बार चुंबकित और विचुंबकित होती है। ठीक है, तो बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण वहां पर जो ऊर्जा क्षय होता है उस ऊर्जा क्षय को हम क्या कहते हैं? शैथिल्य ऊर्जा क्षय कहते हैं, शैथिल्य ह्रास कहते हैं। ठीक है, क्यों होता है वहां पर ऊर्जा क्षय? क्योंकि जब नर्म लोहे की क्रोड चुंबकित हो रही होगी तो उसमें डोमेन क्या होंगे? उसमें नर्म लोहे में स्थित डोमेन घूर्णन के बाद क्या होंगे? एक ही रेखा में संरेखित हो जाएंगे। और जब विचुंबकित होगी तो उस समय क्या होगा? नर्म लोहे की क्रोड में जो डोमेन होंगे वो अस्त व्यस्त रूप से बिखर जाएंगे। ये तो होगा। तो विचुंबकित और चुंबकन की प्रक्रिया में क्या होता है? नर्म लोहे की क्रोड में डोमेनों को बार बार घूर्णन के द्वारा क्या होता है? संरेखित और अस्त व्यस्त होना पड़ता है। जब वो चुंबकित होती है तो नर्म लोहे की क्रोड में डोमेन क्या होते हैं? वो संरेखित हो जाते हैं घूर्णन के द्वारा। और जब विचुंबकित होते हैं तो डोमेन क्या होते हैं? अस्त व्यस्त रूप से बिखर जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है? बार बार चुंबकन और विचुंबकन के कारण नर्म लोहे की कुंडली में जो डोमेन होते हैं वो डोमेन क्या होते हैं? वो उनको बार बार घूर्णन करना पड़ता है। इस कारण से वहां पर घर्षण के कारण वहां पर एक ऊर्जा क्षय उत्पन्न होता है और वही ऊर्जा क्षय क्या कहलाता है? शैथिल्य हानि कहलाता है। ठीक है, तो बार बार घूर्णन की क्रिया होने में यहाँ पर घर्षण के कारण जो ऊर्जा क्षय होता है चुंबकन विचुंबकन में, वही ऊर्जा क्षय शैथिल्य ह्रास कहलाता है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं? इसको कम से कम करने के लिए यहाँ पर जो क्रोड ली जाएगी वो क्रोड या तो नर्म लोहे की ली जाती है या किसकी ली जाती है? या सिलिकॉन स्टील की। वो ऐसे पदार्थ की क्रोड ली जाएगी जो पदार्थ आसानी से चुंबकित हो जाता है। ठीक है, आसानी से चुंबकीय गुणों को धारण करता है, आसानी से विचुंबकित हो जाता है। तो आसानी से चुंबकित और विचुंबकित कौन होते हैं? नर्म लोहा और सिलिकॉन स्टील। जैसे फौलाद है, फौलाद जो है आसानी से चुंबकित नहीं होता है, तो फौलाद को यहाँ पर क्रोड के रूप में नहीं लिया जाता है। ठीक है, कि फौलाद को लेने पर शैथिल्य ह्रास क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक हो गया? तो शैथिल्य ह्रास को या शैथिल्य हानि को कम करने के लिए क्रोड किसकी ली जाती है? नर्म लोहे की या किसकी? सिलिकॉन स्टील की क्रोड ली जाती है। इससे शैथिल्य ह्रास कम होता है, क्योंकि वो दोनों पदार्थ आसानी से चुंबकित और विचुंबकित हो जाते हैं। उससे वहां पर ऊर्जा ह्रास अधिक नहीं होता है। चौथा,
चुंबकन ऊर्जा क्षय। कौन सा? या चुंबकीय क्षरण भी कह सकते हैं इसको, चुंबकीय क्षरण, चुंबकीय क्षरण, चुंबकीय क्षरण या मैग्नेटिक लॉसेस। मैग्नेटिक लॉसेस क्या मतलब है इसका? चुंबकीय क्षरण का। आप देख रहे हैं यहां पे प्रत्यावर्ती धारा, प्राथमिक कुंडली पे जो प्रत्यावर्ती धारा आरोपित की गई है, उस कारण से यहां पर प्राथमिक कुंडली में क्या उत्पन्न होंगे? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं पर्याप्त संख्या में यदि द्वितीय कुंडली से नहीं गुजर रही हैं, तो इसका अर्थ है कि यहां पर कुछ ना कुछ चुंबकीय ऊर्जा का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। माना प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं हैं 100, अब द्वितीय कुंडली से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं? उन 100 चुंबकीय बल रेखाओं में से केवल द्वितीय कुंडली से 40 बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो इसका मतलब कितनी बल रेखाओं का नुकसान हो गया? 60 बल रेखाओं का नुकसान हो गया। तो वो जो 60 चुंबकीय बल रेखाएं वो कहां गई? वो इस द्वितीय कुंडली से न जाकर वो वायु में चली गई। तो अर्थात 60 चुंबकीय बल रेखाओं के कारण जो चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही होगी, उतनी चुंबकीय ऊर्जा का क्या हो गया? नुकसान हो गया, क्षय हो गया उतना। ठीक है, तो इस प्रकार के ऊर्जा क्षय को रोकने के लिए क्या चाहिए कि जितनी चुंबकीय बल रेखाएं या जितना चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, उतना ही चुंबकीय फ्लक्स कहां से गुजरे? द्वितीयक कुंडली से भी गुजरे। तो वास्तव में होता क्या है? जितना चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होता है, उतना ही चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से भी नहीं गुजरता है। अतः यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में हानि होने के कारण जो ऊर्जा क्षय होता है, उस ऊर्जा क्षय को कहते हैं चुंबकीय क्षरण। ठीक है, तो द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में बराबर चुंबकीय बल रेखाएं न गुजरने के कारण होने वाला ऊर्जा क्षय चुंबकीय क्षरण कहलाता है। ठीक है ना? या प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स यदि उतनी ही मात्रा में द्वितीय कुंडली से नहीं गुजर रहा, तो इस प्रकार का ऊर्जा क्षय क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षरण कहलाएगा। और इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए? इसको रोकने के लिए ऐसे पदार्थ की क्रोड लेनी चाहिए जिस पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है? अधिक होती है। तो अधिक चुंबकशीलता किसकी होती है? नरम लोहे की और सिलिकॉन स्टील की। फौलाद की कम होती है। तो यहां पर चुंबकीय क्षरण को रोकने के लिए किस पदार्थ की क्रोड लेनी चाहिए? अधिक चुंबकशीलता वाले पदार्थ की क्रोड लेनी चाहिए। अधिक चुंबकशीलता, ठीक है ना? अधिक चुंबकशीलता वाले पदार्थ को यहां पर क्रोड के रूप में लिया जाता है। और अधिक चुंबकशीलता होती है नरम लोहे या सिलिकॉन स्टील की। तो अधिक चुंबकशीलता का पदार्थ लेने पर क्या हो जाता है? जितना चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न हो रहा होगा, उतना ही चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से भी गुजरेगा। अर्थात जितनी चुंबकीय बल रेखाएं प्राथमिक कुंडली से गुजरेंगी, लगभग उतनी चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीय कुंडली से भी गुजरेंगी। इस कारण से यहाँ पर चुंबकीय ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, अर्थात चुंबकीय क्षरण बहुत कम होगा या नगण्य होगा। ठीक है ना? अब यहां पर एक ऊर्जा क्षय और आता है, गुंजन क्षय। गुंजन क्षय, तो गुंजन क्षय को हम कहेंगे हमिंग लॉसेस। गुंजन क्षय, हमिंग लॉसेस ठीक है ना? गुंजन क्षय, ये पांचवा ऊर्जा क्षय हो गया यहाँ पे। तो किसे कहते हैं गुंजन क्षय? आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो कुंडलियां होती हैं, उनमें कौन सी धारा बहती है? प्रत्यावर्ती धारा।
तो प्रत्यावर्ती धारा बहने के कारण क्या होता है, ये जो कुंडलियां होती हैं या जो यहाँ पर नर्म लोहे की क्रोड होती है, ये कंपन करती हैं। ये इतने अधिक मान की प्रत्यावर्ती धारा होती है कि इन धाराओं के बहने से यहाँ पर नर्म लोहे की क्रोड या जो वो फेरे हैं वो क्या करते हैं, लगातार कंपन गति करते हैं। तो फेरे और नर्म लोहे की क्रोड में कंपन गति होने के कारण एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, और उस ध्वनि उत्पन्न होने से वहां पर एक प्रकार का ऊर्जा क्षय होता है। उस ऊर्जा क्षय को हम क्या कहते हैं, गुंजन क्षय कहते हैं। ठीक है, ध्वनि तो नहीं कहेंगे, पर ये कहेंगे यहां पर कि प्रत्यावर्ती धारा बहने से ट्रांसफार्मर की कुंडली के फेरे और नर्म लोहे की क्रोड, जो क्रोड है, वो लगातार कंपन गति करते हैं। कंपन गति करने के कारण वहां पर एक प्रकार का ऊर्जा क्षय होता है। ठीक है, तो कंपन गति करने के कारण जो ऊर्जा क्षय होता है, उस ऊर्जा क्षय को हम क्या कहते हैं, गुंजन क्षय कहते हैं। वहां पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है ना, जब वो लगातार कंपन गति करेंगे तो कंपन गति करने से जो ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न जो होगी वो वातावरण में क्या होती है, विलीन हो जाती है। अर्थात विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग कंपन के कारण उत्पन्न ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो अर्थात यहां पर विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग कंपन के कारण उत्पन्न ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और कंपन के कारण उत्पन्न ऊर्जा जो होती है वो ध्वनि ऊर्जा होती है। उसको हम क्या कहते हैं, गुंजन क्षय कहते हैं। ठीक है ना, तो प्राथमिक कुंडलियों में प्रत्यावर्ती धारा बहने के कारण कुंडली की क्रोड और फेरे ये लगातार कंपन गति करते हैं। इस कारण से यहाँ पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इससे जो ऊर्जा क्षय होता है वो ऊर्जा क्षय गुंजन क्षय कहलाता है। ठीक हो गया, तो ये आपने पढ़े ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा क्षय। अब यहां पर दक्षता, तो दक्षता का मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता, इफिशियंसी, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या समझते हो इससे हैं? दक्षता का मतलब होता है, जैसे ट्रांसफार्मर में दो कुंडली है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, कि द्वितीय कुंडली पर प्राप्त विद्युत ऊर्जा एवं प्राथमिक कुंडली को दी गई विद्युत ऊर्जा, प्राथमिक कुंडली को आप प्रत्यावर्ती विभव दे रहे हैं और द्वितीय कुंडली पे परिवर्तित प्रत्यावर्ती विभव प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो द्वितीय कुंडली पर भी क्या होगी, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। अब प्राथमिक कुंडली को आप विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, तो द्वितीय कुंडली पर प्राप्त विद्युत ऊर्जा और प्राथमिक कुंडली को दी गई विद्युत ऊर्जा का अनुपात दक्षता कहलाता है। ये किसकी दक्षता कहलाएगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र है, द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त ऊर्जा, द्वितीयक कुंडली सेकेंडरी कॉइल पर प्राप्त वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, बटे प्राथमिक कुंडली पर प्राप्त वैद्युत ऊर्जा, सॉरी प्राथमिक कुंडली को दी गई वैद्युत ऊर्जा, क्योंकि प्राथमिक कुंडली को तो आप प्रत्यावर्ती विभव दे रहे हैं ना। ठीक है ना, तो प्राथमिक कुंडली को दी गई वैद्युत ऊर्जा, प्राथमिक कुंडली को दी गई वैद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। तो ये जो अनुपात है, ये अनुपात कहलाता है, ये रेशियो कहलाता है दक्षता। इसको इंग्लिश में कहते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी, ठीक है। आप क्या समझे दक्षता से, कि किसी मशीन के, या ट्रांसफार्मर है यहां पर मशीन की जगह पे, तो किसी मशीन में, ये किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर प्राप्त ऊर्जा और उसकी प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा का अनुपात
उसकी दक्षता कहलाता है। ठीक है ना। दक्षता को दर्शाते हम ईटा से, और यहां पर अगर हम इसका मान निकालें तो द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी? या तो वैद्युत ऊर्जा कह दो या शक्ति कह दो, यह भी इसका सूत्र हो सकता है कि द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त विद्युत शक्ति और प्राथमिक कुंडली को दी गई वैद्युत शक्ति, यह भी इसका सूत्र है कि द्वितीयक पर प्राप्त वैद्युत शक्ति बटे प्राथमिक को दी गई वैद्युत शक्ति। तो प्राथमिक कुंडली में अगर विभवांतर है Vp, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न धारा है Ip, और प्राथमिक कुंडली का जो विद्युत शक्ति है वो Pp, P माने पावर, तो पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल। ठीक है। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रत्यावर्ती विभव है Vs, द्वितीय कुंडली पर उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा है Is, और द्वितीय कुंडली पर प्राप्त वैद्युत शक्ति है Ps, पावर इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। तो द्वितीयक पर प्राप्त वैद्युत शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा? द्वितीयक पर प्राप्त वैद्युत शक्ति Ps बटे प्राथमिक को दी गई वैद्युत शक्ति Pp। ठीक हो गया ना। और यहां से आप फॉर्मूला बना सकते हैं ईटा बराबर, आप जानते हैं P का फॉर्मूला P, विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? V इंटू I। तो द्वितीयक के लिए Ps, द्वितीयक पर वैद्युत शक्ति का सूत्र बनाइए, ये Ps बराबर क्या हो जाएगा? Vs इंटू Is। अब Pp बराबर क्या हो जाएगा? Vp इंटू Ip। तो रखिए इन मानों को, Ps की जगह क्या रखिए? Vs इंटू Is बटे Pp की जगह Vp इंटू Ip। ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका? दक्षता का। और अच्छा ट्रांसफार्मर वो माना जाता है जिसमें प्राथमिक को दी गई वैद्युत ऊर्जा और द्वितीय पर प्राप्त वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? बराबर होती है। कि जितनी वैद्युत ऊर्जा प्राथमिक कुंडली को दी गई, अगर उतनी वैद्युत ऊर्जा द्वितीय कुंडली में प्राप्त हो जाती है, इसका अर्थ है किसी प्रकार की ऊर्जा हानि नहीं हुई है। ठीक है ना। जितनी विद्युत ऊर्जा प्राथमिक कुंडली को दी गई, अगर उतनी विद्युत ऊर्जा द्वितीय कुंडली में प्राप्त हो रही, तो इसका मतलब ऊर्जा क्षय हुआ ही नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में दोनों कुंडलियों पर वैद्युत शक्ति का मान क्या आएगा? बराबर आएगा, और अर्थात Ps और Pp क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में दक्षता का मान क्या हो जाएगा? यदि हम ये कह दें ये दोनों शक्तियां बराबर हैं, कि प्राथमिक कुंडली को दी गई वैद्युत शक्ति और द्वितीय पर प्राप्त वैद्युत शक्ति क्या है? बराबर है, तो तब जो है ईटा का मान कितना आएगा? 1। और अगर ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों बराबर होने पे आंसर बराबर हो गया, तो ये क्या है? ईटा का मान 1 आ जाएगा। ईटा का मान 1 आ गया, मतलब दक्षता क्या हो गई? 1। दक्षता का मान कितना आ गया? ट्रांसफार्मर की दक्षता का मान 1 आ गया। तो किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता का मान 1 आने का अर्थ है कि वो ट्रांसफार्मर क्या है? आदर्श ट्रांसफार्मर है, अर्थात उस ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का ऊर्जा क्षय नहीं हो रहा है। ठीक है। जितनी वैद्युत ऊर्जा प्राथमिक कुंडली को दी, उतनी वैद्युत ऊर्जा द्वितीय कुंडली पे प्राप्त हुई। तो ऐसा ट्रांसफार्मर क्या रहता है? आदर्श ट्रांसफार्मर। ठीक हो गया। आदर्श ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर है जिसकी दक्षता 1 होती है। दक्षता को या तो 1 के रूप या तो 1 लिखें इसको आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, या इसको प्रतिशत के रूप में भी लिखते हैं। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितने % होती है? 100%। यानी जितने % ऊर्जा यहां दी गई, उतनी की उतनी % ऊर्जा कहां मिल गई, और जितने यहां दिया गया उतना ही द्वितीय कुंडली में प्राप्त हुआ। तो यानी आपको 100% ऊर्जा क्या हो गई? प्राप्त हो गई। ठीक है। तो दक्षता क्या आती है? अगर प्रतिशत के रूप में लिख रहे हैं तो आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता या तो 100% लिखिए, और अगर आप परसेंटेज के रूप में नहीं लिखते तो क्या लिखेंगे? 1। तब क्या लिखेंगे? 1। अब प्रतिशत के रूप में 100%। किसकी दक्षता होती है 100%? आदर्श ट्रांसफार्मर की, आइडियल ट्रांसफार्मर की। और व्यवहार में वास्तव में आदर्श ट्रांसफार्मर बनाना असंभव है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का ऊर्जा क्षय न हो। ठीक है। क्योंकि कोई ना कुछ ओमीय प्रतिरोध तो रहता है। धातुओं का बनाइए, धातुओं का ओमीय प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा। इस कारण से यहां पर क्या होगा?
प्रत्यावर्ती धारा जब उन धातु में बहेगी या तारों में बहेगी तो उससे वहां पर क्या होगा, ओमीय प्रतिरोध के कारण वहां पर वो तार जरूर गर्म होंगे और उसी कारण वहां पर कुछ ना कुछ उसमें ऊर्जा की हानि अवश्य होगी। भंवर धारा भी जरूर उत्पन्न होंगी, उससे भी कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि अवश्य होगी। क्षैतिज ह्रास भी अवश्य होगा, कम भले कर सकते हैं पर जीरो नहीं कर सकते ऊर्जा क्षय को, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा ह्रास अवश्य आता है। ठीक है, इस कारण से प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली पर प्राप्त विद्युत ऊर्जा क्या होती है, समान नहीं होती है, अतः दक्षता का मान कभी भी 1 नहीं आ सकता, अर्थात आदर्श ट्रांसफार्मर प्राप्त करना असंभव है। व्यवहार में जो बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी दक्षता जो है 98% या 99% तक होती है, पर इससे ज्यादा नहीं होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होनी चाहिए, 100%। ये तो तब होगा ना जब ऊर्जा क्षय जीरो, ऊर्जा क्षय जीरो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका अर्थ है कि जो मार्केट में या जो उपलब्ध ट्रांसफार्मर है उनकी दक्षता क्या नहीं है, 100% नहीं हो, आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं है, उनमें ऊर्जा क्षय होता है। तो जो अच्छे से अच्छे ट्रांसफार्मर उपलब्ध हैं उनकी दक्षता का मान कितना होता है, 98 से 99% तक, इससे अधिक दक्षता के ट्रांसफार्मर नहीं उपलब्ध है। ठीक है ना, तो अब आज आपने क्या किया, यहाँ पे ऊर्जा क्षय पढ़ा, ट्रांसफार्मर में होने वाला ऊर्जा क्षय और दक्षता पढ़ा। ठीक है, ये जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है कहां होती है उत्पन्न है, जो पावर हाउस होंगे, जहां पर पावर हाउस में ऊर्जा का उत्पादन हुआ, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हुआ। ठीक है ना, तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां से वो विद्युत ऊर्जा कहां भेजी जाती है, शहरों में या गांव में दूर दूर स्थित स्थानों में भेजी जाती है। तो किसके द्वारा भेजी जाती है, वो तारों के द्वारा, धातु के तारों के द्वारा भेजी जाती है। ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता होगा, धातु के तार का कुछ ना कुछ ओमीय प्रतिरोध अवश्य होगा, और ओमीय प्रतिरोध होने से उन तारों में जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होगी, वो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो वहां पर कुछ ना कुछ उसमें ऊर्जा का ह्रास अवश्य होगा। तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होने से क्या होगा, जितनी विद्युत शक्ति की ऊर्जा पावर हाउस में पैदा हुई होगी उतनी विद्युत शक्ति की ऊर्जा आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी कुछ ना कुछ ऊर्जा ह्रास अवश्य होगा। ठीक है, तो इस ऊर्जा ह्रास को कम करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर कुछ अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ता होगा, देखिए यहां पे कि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का संप्रेषण और वितरण, कि ये कैसे शहरों या गांव तक पहुंचाई जाती है विद्युत ऊर्जा। देखिए माना ये कोई तार है, इस तार का ओमीय प्रतिरोध है R। इस तार के द्वारा विद्युत ऊर्जा को पावर हाउस से आपके गांव या शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें जो धारा बह रही है वो धारा कितनी बह रही है, प्रत्यावर्ती धारा I बह रही है किसी समय। ठीक है, तो बताइए यहां पर उत्पन्न जो उसमें ऊर्जा का ह्रास होगा, उसमें ऊर्जा, उसका मान कितना होगा, H इक्वल टू, यदि धारा I हो, प्रतिरोध R हो और T समय में उत्पन्न ऊर्जा देख रहे हैं हम, तो T समय में उत्पन्न ऊर्जा का मान कितना होगा, I स्क्वायर R T, ये होता है। ये सूत्र कहां से आया, W बराबर होता है V I T। V के स्थान पे हमने क्या रख दिया, I इंटू R, और ये I आ गया, T आ गया, I इंटू I क्या हो गया, I स्क्वायर और R T। तो ये कार्य है और यही कार्य वहां पर ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है, ऊष्म ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो तारों के द्वारा क्षय होने वाली जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसका मान क्या करना चाहिए, कम से कम। तो इस H का मान कम से कम कब होगा भाई, H को कम से कम करने के लिए क्या करते हैं, H को कम से कम करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसका मान कम से कम क्या कब होगा, या तो इस धारा का मान कम हो जाए या तो प्रतिरोध कम हो जाए, या तो ओमीय प्रतिरोध ये R क्या हो जाए, ये कम करना पड़ेगा, और या तो प्रत्यावर्ती धारा का मान
कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, धारा और प्रतिरोध को कम करने पर ही हम क्या कर सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा के मान को कम कर सकते हैं, यानी जो ऊष्मीय ऊर्जा क्षय हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। अब प्रतिरोध को हम कम से कम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिरोध कम से कम करने के लिए इस तार को मोटा से मोटा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि R जो है किसी तार के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगी तो तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल के रूप में अगर तार का क्षेत्रफल ज्यादा, क्षेत्रफल मतलब मोटाई, अगर मोटाई ज्यादा है तार की तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। यानी मोटा से मोटा तार लेने पर ही ओमवीय प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। पर सोचिए अगर मोटा से मोटा तार लेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो उस तार का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, उसका खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और उसको जो लाने ले जाने में भी क्या होगी, परेशानी होगी। तो खर्चा बढ़ जाएगा, लागत बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा उससे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत अधिक मोटे तार को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यानी ओमवीय प्रतिरोध के मान को हम ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तार को ज्यादा मोटा नहीं ले सकते। ठीक है, अब दूसरा चारा हमारे पास क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा कम करने के लिए धारा का मान कम करना। तो धारा के मान को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, धारा का मान कम करने के लिए वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेंगे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई, वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को कम करता है। ठीक है, तो पावर हाउस से कहां से, जब हम आप पावर हाउस से ग्रिड को बिजली भेजी जाती है तो वहां पर पावर हाउस में जो प्रत्यावर्ती धारा होगी उसको किससे गुजारा जाएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वहां पर क्या करेगा, प्रत्यावर्ती विभव बढ़ा देगा और धारा के मान को कम कर देगा, उससे वो धारा ग्रिड तक पहुंच जाएगी। और तब वहां पर ग्रिड से जो है शहरों के लिए या गांव के लिए जो धारा भेजी जाएगी वहां पर तब अपचाई ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। पहले ऊंचाई फिर अपचाई ट्रांसफार्मर लगा के पावर हाउस से धारा को ग्रिड और ग्रिड के द्वारा तब शहरों और गांव में दूरस्थ स्थानों में भेजा जाता है। ठीक है, तो आज ये इतना काफी है, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।